Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So today we are going to discuss on our very important section, that is JNUE 2021 paper that came in the 2021 year, the previous year questions that we are going to discuss in our new lecture series that we have started from today. So basically our courses are very much vast. If you consider to JNU 2021, there are 100 questions. Okay, so there are 100 questions, and out of which you have to select each question. ओके सो दैट मीन्स कि हर क्वेश्चन जो है वो काफ़ी हद तक कंपलसरी है, और हर क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं होता है। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं JNUE 2021 के, उन सबको हम ये बता देना चाहते हैं कि हमारा जो पेड क्लासेस है और जो क्लासेस वी आर गोइंग ऑन फॉर the different kinds of MSc entrances for the year 2022, you can join us from the description box. There is a number where you can contact and join us for the regular classes that is going on, with the different kinds of test series and all the study materials that you needed for the exams that is provided being there. So kindly join that lecture, and if you are going to smoothly prepare for the coming entrances, because the exams is very near। ठीक है, तो अगर एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी तो वो जुलाई और अगस्त के महीने में होने की चांसेस 100% है। in the month of July or August it can happen 100%. Okay, so there is a high probability of that the exams this year going to happen in the July and August, so there is no time for the preparation. So I hope all the participants, आप जो भी prepare कर रहे हैं, जो भी aspirants हैं, आप सब जल्द से जल्द preparation शुरू करेंगे, and if you require you can join our that regular batches that is going on. So it is already been there, because it will be becoming too late if you join late. So I hope कि आप सब जिन जो भी प्रिपेयर कर रहे हो जल्द से जल्द वो बैचेस ज्वाइन करें, और वहाँ पे जितने भी मॉक टेस्ट वगैरह है और जितने भी क्वेश्चंस वगैरह है वो सब आप प्रैक्टिस करें, और साथ ही साथ रेगुलर क्लासेस भी आप ज्वाइन करें। ठीक है, तो आइए चलते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं, क्योंकि आज का लेक्चर ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम JNUE का पेपर शुरू शुरू करने वाले हैं। So the question here asking about list वन and list टू मैचिंग। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिस्ट वन लिस्ट टू की मैचिंग के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं किसी मॉलिक्यूल के, और साथ ही साथ यहाँ पे लिगेंड्स दिया है। सो ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज कमिंग फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है। तो इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो इस टॉपिक पे आप देख सकते हो लिगैंड्स का पहले डेफिनेशंस बोला है। तो लिगैंड्स क्या होते हैं? ठीक है, व्हाट इज ए लिगैंड? सो इफ यू कंसीडर ए लिगैंड, सो इट इज ए व्हाट? इट इज ए व्हाट? इट इज ए काइंड ऑफ ए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो होता है ये एक तरीके से एक मॉलिक्यूल होता है, जिसका काम होता है कि वो किसी एक सेंट्रल एटम के साथ बाउंड होगा। ये सेंट्रल एटम कोई भी हो सकता है, मेटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, जो दिया है H2N CH2NH ठीक है, ये एग्जांपल दिया है। और ये होता क्या है? इट इज अ ट्राइडेंटेड लिगैंड। अब ये ट्राइडेंटेड लिगैंड क्या होता है कि ये ट्राइडेंटेड लिगैंड इज अ लिगैंड दैट हैज 3 एटम्स दैट कैन फंक्शन एज ए एक्सेप्टर एटम्स इन ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या है? 3 ऐसे एटम होंगे इस पूरे कॉम्प्लेक्स में जो कि किसी भी एटम्स को एक्सेप्टर के तौर पे खींच सकते हैं अपने चारों तरफ। तो ये जो एग्जांपल आपने देखा, इसका नाम क्या है? एथाइलेन डाइएमाइड।
एथिलीन डाइअमाइन जो होता है वो ये होता है। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से आप देख सकते हो, HN, लोन प्लेयर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा HCHCHNHH, आया समझ में। तो ये जो लिगैंड है यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तो आपके पास लोन पेयर मौजूद है नाइट्रोजन के दोनों तरफ, ठीक है, और यहाँ पे 3 एटम एज ए फंक्शन कंफर्म हो रहे हैं क्योंकि 3 एटम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जिनसे वो कनेक्ट हो सकेगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे आप देख सकते हो कि अपना जो एटम का कॉम्प्लेक्स है वो किस तरीके का है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अटैच्ड हो पा रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आप देख सकते हो 4 एटम है, 4 मतलब लोन पेयर के 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि आपको अट्रैक्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ट्राइडेंटेड लिगेंड्स में क्या होता है, 3 एटम यहाँ पे फंक्शन कर सकता है एज ए व्हाट, एक्सेप्टर। नेक्स्ट वो आप पूछता है बाइडेंटेड लिगेंड। तो बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है कि लिगेंड्स आर लुईस बेसिस, दीज आर लुईस बेसिस दैट डोनेट 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं 2 मेटल एटम्स, 2 पेयर मौजूद है। तो आप ये देख सकते हो स्ट्रक्चर C2O4 ऑक्सैलेट, इट इज ऑक्सैलेट। तो ऑक्सैलेट में आपको यहाँ पे 2 कार्बन का मॉलिक्यूल दिख रहा है और 2 ऑक्सीजन के पेयर दिख रहा है, ये पहला पेयर और ये दूसरा पेयर ऑक्सीजन का। इसमें बहुत सारे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आपका डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये भी आपका क्या होगा, बाइडेंटेड लिगेंड होगा, ओके। देन कम्स मोनोडेंटेड लिगेंड। तो मोनोडेंटेड लिगेंड भी सिंगल पेयर होता है जिसकी H2, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है कि H2 में एक सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसको वो डोनेट कर सकता है। देन कम्स EDTA। तो EDTA इथिलीन डाइअमाइन जो है वो हेक्साडेंटेड है। क्यों, आप देख सकते हो यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है वो 6 डायरेक्शंस में कनेक्टेड है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, किसका, EDTA का, इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसका फुल फॉर्म जो है दैट इज इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो क्वेश्चंस इस पे भी आते हैं कि ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिए एग्जाम के तौर पे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट केम ऑलवेज इन द एग्जाम, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपको एग्जांपल्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको लिगैंड्स के बारे में तो पता होना ही चाहिए, ओके। सो इट इज क्लियर, ओके। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, so this question has came from the integration chapter। so ये क्वेश्चन जो है ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल से है। आई होप कि जो मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे होंगे उनके लिए काफी इजी होगा, बट दोज हु आर कमिंग फ्रॉम ए बैकग्राउंड दैट इज हैविंग लॉट्स ऑफ बायोलॉजिकल चैप्टर्स इन बैचलर्स डिग्री, सो इनके लिए काफी डिफिकल्ट होगा ये क्वेश्चंस, बट स्टिल यू हैव टू परफॉर्म बिकॉज इट इज जेन्यू एंट्रेंस। सो जेन्यू एंट्रेंस में आपको मैथ्स अमूमन देखने को मिलता है जिससे आपको मैथ्स की सॉल्विंग कैपेसिटी आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो मैथ्स के क्वेश्चंस तो जरूर आएंगे जो कि मार्क फेचिंग है। अगर इफ यू नो द concept of how to solve this question then you can easily get this question। so in the first step we have seen here there is a given, step 1 में आपको यहाँ पे given दिख रहा है, ओके। स्टेप 2 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, p को 1/u लिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जब मैंने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग किया, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग किया तो dp इक्वल टू -1/u² du आ गया, ठीक है। देन हम लिमिट को चेंज करेंगे क्योंकि जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसमें लिमिट चेंज करना होता है। तो स्टेप 2 में आपको क्या करना होता है, लेकिन लिमिट चेंज करना होता है। अगर आप कहीं पे लेट ले रहे हो किसी भी चीज को, आपको स्टेप 2 में लिमिट चेंज करना होता है। तो अगर मैं p की वैल्यू 1 लेके चलता हूँ तो u की वैल्यू 1 आएगी। इफ p की वैल्यू 1/x लेके चलता हूँ देन u की वैल्यू x आएगी। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि आपको यहाँ पे निकालना है फंक्शन ऑफ fx होता है और फंक्शन ऑफ 1/x निकालना है, इस वजह से आपको इस तरीके से कन्वर्सन करना पड़ रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है।
सो इफ यू कंसिडर एफ 1/x, तो उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से बन के आएगी, log 1/u 1/u इस तरीके से बन के आएगा, क्योंकि लिमिट देखो मैंने बदला है, u की वैल्यू 1 और u की वैल्यू x है, तो लिमिट सही है, लिमिट्स में कोई फर्क नहीं है। सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको फाइनली यहाँ पे ये एक्सप्रेशन मिलता है, क्या, इंटीग्रेशन 1 to x log p अपॉन p इंटू p प्लस 1, ये आया, एक p यहाँ पे ऐड हो गया अगर आप 1/x करते, ठीक है। देन हमको सिंपल सा पता है कि हमको निकालना इनका एडिशन है, जोड़ा है, तभी आपका आंसर आएगा। तो स्टेप 3 में आपने क्या किया, स्टेप 3 में इसको आपने ऐड कर लिया, दोनों एक्सप्रेशन को ऐड कर लिया, गिवन को और प्लस एफ फंक्शन ऑफ 1/x को आपने ऐड कर लिया। तो इसके एडिशन के बाद आप यहाँ पे log p अपॉन 1/p, यहाँ पे आप कॉमन लेके जो ब्रैकेटेड रह रहा है वो रह रहा है 1 प्लस 1/p, ठीक है। तो ये रहने के बाद आप जब देखोगे तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगा ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 1x log p 1/p तो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, और ये भी बन जाएगा 1/p अपॉन p, ठीक है, dp। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो टर्म है ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो फाइनल एक्सप्रेशन ये बचेगा, फाइनल एक्सप्रेशन विल बी दिस। Then you consider again that log p equal to v, अगर log p को v कंसिडर करोगे then dp equal to dv हो जाएगा, ठीक है। तो when p equal to x, v equal to log x and p equal to 1, then v equal to 0। तो इस तरीके से अगर हम वैल्यू पुट करने जाएंगे तो हमारी जो फाइनल वैल्यू बन के आएगी वो चेंज होके कुछ इस तरीके से बन के आएगी, क्या, यहाँ पे जैसे ही आप पुट करोगे p की वैल्यू x, ठीक है, तो आप कंसिडर करो, इसको लेके चलते हैं, इसके बाद वाले स्टेप पे आपको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे स्टेप्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या हो रहा है देखते हैं। तो अगर हम इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करते हैं, बोलते हैं यहाँ पे p को 1 के जगह में 0 लेते हैं और यहाँ पे log x लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लेते हैं p इक्वल टू x लिया है, ठीक है, और v इक्वल टू log x लिया है। तो अगर p इक्वल टू x मैंने ले लिया है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा इसको, किसको, p को सब्स्टिट्यूट करूँगा, ठीक है, p को सब्स्टिट्यूट किया मैंने और मैंने यहाँ पे log p dp लिखा, क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा कि log p की वैल्यू जब यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है, आप देख सकते हो log p को मैंने क्या कंसिडर किया है, v, मैं यहाँ पे v dp लिखूंगा, ओके। अब ये देखो ये log x जो है ये कन्वर्टेड वैल्यू है, कन्वर्टेड वैल्यू मैंने डाला, अब मैं log p के वैल्यूज को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे जो log p का वैल्यू है उसको चेंज कर रहा हूँ। देखो dp तो नहीं आएगा क्योंकि dp अपन p के जगह में ये dv आएगा, ये v dv आएगा क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया ऑलरेडी यहाँ पे। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसका जो एक्सप्रेशन बन के आता है वो होता है v स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, 0 टू log x, ये वैल्यू आएगा। तो आप लिख सकते हो log e की पावर बेस x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये कुछ इस तरीके से बन के आएगा। तो इसी एक्सप्रेशन में जस्ट मैंने f ऑफ e और f ऑफ 1 अपॉन e का जो एडिशन होने के बाद जो वैल्यू आ रहा है, तो उसको अगर आप देखोगे तो वो आप उस पर सिर्फ e की वैल्यू को डालना रहेगा, और बेस तो यहाँ पे ऑलरेडी e है, तो आप इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हाफ हो जाएगी, क्योंकि हमको ये भी पता है कि log e टू द पावर e जो होता है वो होता है 1। अब ऐसा क्यों होता है ये भी जानने की जरूरत है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको log के बारे में पता नहीं होता है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे log के एक्सप्रेशंस को आपको समझा देता हूँ कि log होता क्या है। देखो यहाँ पे 3 टर्म पे आप नोटिस करो, यहाँ पे e दिया है, यहाँ पे e दिया है और यहाँ पे 1 दिया है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि इस e की पावर को कितना करोगे कि वो e बना के दे दे, ये वो पूछ रहा है। इस e की पावर को कितना बनाओगे कि वो 1e बना के दे दे, e बना दे। तो ये x की वैल्यू 1 रखोगे तभी वो e आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर होता है। मतलब क्या है, अगर एक नॉर्मल टर्म में हम देखें
तो a b c अगर ऐसा लिखा हुआ है तो a की पावर जो c होगी वो तुमको b बना के देगी। ये होता है लॉग। क्लियर है? तो स्टेप बाय स्टेप ये समझ में आया। काफी हद तक मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि कैसे मैंने सब्स्टिट्यूट किया, किस पॉइंट में क्या डाला और किस तरीके से इसको बनाया। ठीक है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आप इस चीज पे भी जरूर ध्यान दें। देखिए क्योंकि रेगुलर क्लासेस जो होंगे उसमें आपको मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे, साथ ही साथ मॉक टेस्ट दिया जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं दे कैन ज्वाइन आवर रेगुलर बैचेस एंड प्रिपेयर फॉर इट, इंस्टेड कि आप टाइम लेके बाद में ज्वाइन करें तो वहाँ पे समय चला जाएगा और आपके पास समय नहीं होगा। इस वजह से आप वहाँ पे हमारे क्लासेस में ये सारी चीज़ें को आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको डिटेल वहाँ पे मिलता रहेगा। ओके, सो लेट अस गो टू क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो पूछता है, देखो दो स्टेटमेंट की बात आ गई। देखो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं आजकल। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बोलता है द एनाटॉमी ऑफ ए लीफ इज हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर लाइट ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, बिलो द सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि बिलो द एपिडर्मिस द टॉप लेयर ऑफ द फोटोसिंथेटिक सेल्स आर कॉल्ड पैलिसेड सेल। ठीक है, ये क्लियर है? तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट ये दोनों ही ट्रू है। बोथ स्टेटमेंट क्यों ट्रू है देखते हैं। देखो, लीफ ऑफ ए लैंड प्लांट इज टिपिकली स्पेशलाइज्ड फॉर लाइट इंटरसेप्शन, कि किस तरीके का लाइट उसमें एब्जॉर्ब होता है। जैसे कि तुम्हारा वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो वो क्लोरोफिल का काम क्या है कि वो फोटो जो सिंथेसिस करता है उस समय पे डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है और उसके थ्रू से वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो उसका मेनली पर्पस ही यही है कि जो लीफ है उसका काम ही ये कि वो तुम्हारा फोटोसिंथेसिस करेगा थ्रू दी हेल्प ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट ऑब्जर्वेशन के लिए वो स्पेशलाइज्ड होता ही है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक भी देखता है। ठीक है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी उसमें पता चलता है। तो ये सब लीफ के कुछ फंक्शंस हैं, इस वजह से लीव्स को एनाटॉमी को अगर हम बात करें तो एनाटॉमी का स्पेशलाइज्ड लाइट के ऑब्जर्वेशन के लिए ही है। ठीक है, फिर बात आता है ये पैलिसेड मेसोफिल्स क्या है। दिस पैलिसेड मेसोफिल इज अ लेयर वेयर मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस ऑकर इन ए लीफ। यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑकरेंस होता है। द पैलिसेड सेल कंटेन्स ए लॉट ऑफ क्लोरोप्लास्ट टू हेल्प देम परफॉर्म दिस फोटोसिंथेसिस। बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे मौजूद होता है। द पैलिसेड सेल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर टू मैक्सिमाइज द लाइट एब्जॉर्प्शन। बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पैलिसेड मेसोफिल सेल्स है ये यहाँ पे मौजूद है। दीज आर दी, ये जो सेल्स हैं दिस आर पैलिसेड सेल्स। ठीक है, दिस आर पैलिसेड सेल्स। और ये भी आप देख सकते हो कि ये बिलो द एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस के नीचे ही है। ये आपका रहा अपर एपिडर्मिस। ठीक है, इसके जस्ट नीचे आपको ये पैलिसेड सेल मिल रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू था। तो ये जो आपका लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर्स की हम बात करें, जैसे कि क्यूटिकल्स है, ठीक है, स्टोमा है, गार्ड सेल है, स्पॉन्जी मेसोफिल्स है, लोअर एपिडर्मिस है, फ्लोएम है, जाइलम है, बंडल शीट्स है, मेसोफिल, पैलिसेड सेल्स है, उसके बाद क्यूटिकल्स है, फिर अपर एपिडर्मिस है। तो इनके जो फंक्शंस है, ठीक है, व्हाट आर दी पार्ट्स ऑफ लीफ, इनसाइड द लीफ कौन कौन से पार्ट्स मौजूद होते हैं और उनका जो फंक्शंस है, दिस आर कमिंग वेरी रिपीटेडली इन द एग्जाम। सो you should also go through the different kinds of functions of these parts of a leaf। ठीक है, तो ये बॉटनी के बच्चों के लिए काफी इजी है, बट स्टिल बिकॉज इन्वायरमेंटल साइंस आप पढ़ने जा रहे हो तो ये सब चीजें आपको बेसिकली पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक बैचलर डिग्री के बाद सीधा मास्टर डिग्री में आ रहे हो। तो इतना तो कॉन्फिडेंस रखो कि ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये भी एक क्वेश्चन है जो कि बैचलर डिग्री का ही है, क्योंकि को प्लानर वेक्टर अगर हम बात करें तो किसी किसी जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैथ्स के जो बोर्ड होते हैं डिफरेंट बोर्ड्स में, जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ये उड़ीसा बोर्ड में जरूर है, बिहार बोर्ड में भी ये होना चाहिए कि को प्लानर वेक्टर के बारे में प्लस 2 में ही पढ़ाया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो 3 वेक्टर दिया है ए बी एंड सी। ठीक है, और पूछा कि को प्लानर है या नहीं। तो अगर हम बात करते हैं, पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर ये है,
तो इसका एक्चुअल में कोप्लेनर होने का एक कंडीशन होता है, दैट इज इफ दे आर कोप्लेनर देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो होगा। अभी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ए बी एंड सी। तो ये है क्या, ये जस्ट आपको डिटर्मिनेंट है। आप डिटर्मिनेंट निकालो इन तीन वेक्टर का, अगर वो जीरो हो जाएगा तो वो कोप्लेनर वेक्टर होता है। ठीक है, हमको यहाँ से बट हमको पहले ही कंडीशन दे रखा है कि ये कोप्लेनर वेक्टर है, तो आपको जस्ट क्या करना है, डिटर्मिनेंट बनाना है और उसको सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट को हमने बना दिया यहाँ पे। आपको क्या डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो फर्स्ट टर्म को यहाँ पे आपने कंसिडर किया, देन आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। उसी तरीके से सेकेंड टर्म को आपने रखा और फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड टर्म को रखा, फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो ये जो तरीका है मल्टीप्लिकेशन का, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इफ यू डोंट नो दैट क्वेश्चन देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, इतना देखो स्टेप बाय स्टेप फिर से पढ़ाया जा रहा है, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप इतना डिटेल में it is very difficult to teach you, but still I am trying my best to teach you in this way so that you can understand. Okay, so अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने 2 रखा, 2 इंटू 5 किया जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मिला, फिर माइनस ऑफ माइनस 3 इंटू लामड़ा। फिर देखो सेकंड वाले जो सिंबल होते हैं, सेकंड वाला जब भी आप लेते हो सेकंड वाला मल्टीप्लिकेशन, उसमें एक माइनस साइन पहले ही लग जाता है। तो यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस 1 लगा दिया, 1 इंटू 5 माइनस 3 इंटू माइनस 3, इस तरीके से लास्ट वाला जो है 1 लामड़ा माइनस 6। तो इसको जब हम सॉल्यूशंस बनाने जाएंगे तो आपको फाइनली बन के आएगा 7 लामड़ा प्लस 28 इक्वल टू 0, जो कि फाइनली आपको -4 आंसर निकाल के दे रहा है। तो आपका जो आंसर था वो इस वजह से -4 था। तो दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें मैं ज्यादा आपको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये मैथ्स के क्वेश्चन है और मैथ्स के क्वेश्चन कभी भी आए, चाहे वो 3D से आए, चाहे मैट्रिसेस से आए, चाहे वो आपका डिटर्मिनेंट से आए, चाहे आपका इंटीग्रेशन से आए, तो उसमें अगर आप डेफिनेटली सॉल्व करके आ रहे हैं क्वेश्चन को तो आपके मार्क्स कटने की प्रोबेबिलिटी 0 है। यू कैन get through the JNU entrance exam and you can come to JNU for your study। देखो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना बहुत जरूरी होता है। देखो अगेन मैं बार बार समझा रहा हूँ, अगर JNU से यूनिवर्सिटी में आपका हो जा रहा है तो इट इज वेरी 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 प्राउड फीलिंग फॉर यू गाइस दैट यू हैव क्रैक्ड द JNU एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So again we are facing a beautiful question from this set chapter। तो ये set chapter का एक और अच्छा क्वेश्चन है जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये set chapter का ये क्वेश्चन हमको क्या बताने वाला है, देखो set chapter का ये क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वो यूनियन और इंटरसेक्शन वाला जो पोर्शन है उसको बताने की जरूरत समझ रहा है। ठीक है, तो अगर आप बात करो यूनियन की, मैं अगर बात करता हूँ ए यूनियन बी, तो ये ए यूनियन बी क्या होता है। अगर ए यूनियन बी की बात करें तो ये वाला जो होता है ना स्ट्रक्चर, ये एंटायर ए यूनियन बी होता है। ओके, तो अगर हम बात करें कि हमको ये वाला लाना है, ए यूनियन बी लाना है, तो हमको करना क्या होगा, हमको लिखना होगा ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये हमको लिखना होगा, क्यों, क्योंकि अगर आप a प्लस ए इंटरसेक्शन बी लिखोगे तो ये वाला पोर्शन तो आ ही जाएगा, जिससे आपने क्या किया, a इंटरसेक्शन बी, अगर सपोज करो a ले रहा हूं तो a से मैंने a इंटरसेक्शन बी हटा दिया, तो a इंटरसेक्शन बी हटा दूंगा तो मेरे को क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा। ठीक है, बाकी मेरा ये b है प्लस b, तो ये मेरा a यूनियन b बन के आ जाता है, जिसमें कि a इंटरसेक्शन b वाला हिस्सा ये है। क्लियर है ये, क्योंकि यहाँ पे a और b एक दूसरे से मिल रहे हैं तो वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इतना क्लियर है कि नहीं, कंफर्म। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इस इक्वेशन में जो वो गिवन दिया है तो पहला एक्सप्रेशन तो यही बनेगा, देन अगेन ए इंटरसेक्शन बी दिया है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, a माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर दो और b माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर दो, 2 बार कर दो, तो यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 सेक्शन आ गए। तो a इंटरसेक्शन b कौन सा हिस्सा हो जाएगा, जो कि सिर्फ a में है, a इंटरसेक्शन b वाले पोर्शन में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से b माइनस ए इंटरसेक्शन b कौन सा होगा, जो सिर्फ b में है और a इंटरसेक्शन b में नहीं है। ठीक है, तो ये वाला रीजन
स्पेशली ये वाला रीजन सिर्फ ए में है, और उसी तरीके से ये वाला रीजन सिर्फ बी में है, ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। ये क्लियर है? तो अगर आपको यहाँ पे दिखेगा तो ये क्या होगा कि ए से मैंने बी वाला हिस्सा माइनस किया और यहाँ पे बी से मैंने ए वाला हिस्सा माइनस किया, तो इस वजह से जो आपका टर्म आ रहा है तो ये ए प्लस सिंबल भी है, बीच में प्लस सिंबल होने की वजह से क्या होगा, ये ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए हो जाएगा। क्लियर है? ये जो चीज है ये a माइनस बी प्लस बी माइनस ए, ये कन्फर्म हो जाएगा। क्लियर है आपका ये वाला जो क्वेश्चन है? तो ये काफी हद तक इजी ही क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ बोलने वाली बात नहीं थी। अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन की अगर हम तह तक जाएं तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? यू कैन सी हियर दैट a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? that can be what? that can be क्या होना चाहिए? आपका आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए? अब बताओ, what should be the answer for it? बताओ बताओ बताओ, आंसर क्या होना चाहिए? अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपका क्या आंसर आना चाहिए? यहाँ पे तीन ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको आंसर बता रहा है? ये चीज आप बताओ। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है a माइनस बी, इज इट पॉसिबल कि वो सिर्फ a माइनस बी होगा? क्या ये पॉसिबल है कि वो सिर्फ a माइनस बी होगा? क्या इट इज पॉसिबल कि a माइनस बी होगा? नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो सिर्फ a माइनस बी नहीं होगा, क्योंकि आपका आंसर यहाँ पे कुछ और आया है। a माइनस बी तो कतई नहीं होगा। कंफर्म है? इट इज क्लियर? ओके, तो दिस इज क्लियर आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, जो कि हमारा आंसर है। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर, इट इज क्लियर। ये हमारा आंसर है, जो कि यहाँ पे अगेन हमको दिख रहा है, तो यही है हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने निकाला है उस चीज को। तो a इंटरसेक्शन ऑफ a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट क्या दे रहा है? देखो, इसको दूसरे तरीके से भी अगर हम निकालने की कोशिश करें तो वी शुड नो ए फॉर्मूला दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो डी मॉर्गन्स लॉ क्या करता है। अगर दो बार इंटरसेक्शन दिया है तो जब वो आप ब्रैकेट खोलोगे तो वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ये क्या बना के दे रहा है? अगर हम बात करते हैं कि a ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, इसका मीनिंग क्या है कि जो a है उसका इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या है? इसको हटा दो, इसको हटाने के बाद जो पोर्शन बचेगा वो तो a का ये वाला हिस्सा बचेगा। तो a का हम क्या कर रहे हैं कि यही इलाके को हम दोबारा निकाल के यहाँ बना रहे हैं। इट इज क्लियर? फिर तो ये जो बनेगा, इसको जब ब्रैकेट आप खोलोगे तो इसमें क्या होगा? a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट यूनियन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये बन के आएगा। तो ये जब बन के आएगा तो इसमें आप देख सकते हो a ऑफ a कॉम्प्लीमेंट तो 5 हो जाएगा, क्योंकि वो 0 होता है, क्योंकि a और a कॉम्प्लीमेंट कभी मिलेंगे नहीं एक दूसरे से, वो दोनों ऑपोजिट है। a और a के बाहर वाले चीजें कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, तो इस वजह से वो तो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला जो बचता है वो क्या बचेगा? a माइनस बी, जो कि a से b को माइनस करने वाली बात आती है। तो इसी तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो फाइ ये तो 0 है, 0 के साथ इंटरसेक्शन करना मतलब फिर से वही टर्म आ जाएगा। इसी तरीके से ये दूसरा वाला टर्म भी उन्होंने सॉल्व किया है, और इस तरीके से डी मॉर्गन्स लॉ से इसको सॉल्व करने की बात की गई है। देखो अमूमन अगर आप वेन डायग्राम बनाते हो तो आपके लिए इजी है, अगर आप वेन डायग्राम नहीं बना के करना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर डी मॉर्गन्स लॉ। क्लियर? तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और जेएनयू के आने वाले दिनों में बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं जो कि 2021 के पेपर को सॉल्व करते हुए रहेगा, जिसमें आपकी हर कॉन्सेप्ट सॉल्व होगी। अगेन आई एम रिपीटिंग कि एग्जाम्स बहुत नजदीक है। जिन लोगों को अपना
स्पीड अप करना है कोर्सेज को और अपने कोर्सेज और रिविजन्स को स्पीड करना है, वो सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे रेगुलर बैचेस ज्वाइन करें और वहाँ पे हम मॉक टेस्ट वगैरह साथ ही साथ स्टडी मटेरियल्स वगैरह ये सब प्रोवाइड होता है, तो आपके लिए वो ईजी हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो सीरीज है ये आने वाले दिनों में काफी पसंद आने वाला है। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करने की कोशिश करो जितना आप हो सके। ठीक है, ऑल द बेस्ट।